गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ राकेश यादव। स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी पे। तो जैसा कि आपने देखा है, सर ने भी बताया है कि हम कंप्लीट सिलेबस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी कड़ी में मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हमारा सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। एमएसएन के कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा सिस्टम होने वाला है वो है हमारा रीनल सिस्टम के बारे में। तो जैसा आप सब लोगों को पता है कि रीनल सिस्टम हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है जो क्या काम करता है। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो बेसिकली क्या काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। ठीक है। उसके अलावा भी इसके और सारे काम है, जैसे कि हमारी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस बनाता है वो भी हमारी क्या करती है, रीनल सिस्टम का काम करता है। अब कैसे इसमें एक्सक्रीशन होता है, कैसे ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करता है, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लें कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो एक्सक्रीशन का मतलब है कि हमारी बॉडी जो है उसमें जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब है कि हम खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, फैट है, प्रोटीन है, कुछ भी मेडिसिन हम खा रहे हैं, तो जो भी हमारी बॉडी में हम खा रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, जो डाइजेशन हो रहा है उसका जो फाइनली मेटाबॉलिज्म होके जो चीजें हमें यूज होनी होती है वो यूज हो गई। और उसके बाद जो वेस्ट बच गया, उस वेस्ट को, अब जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल तो है नहीं, उसको हम हमारी बॉडी में स्टोर करके रख नहीं सकते हैं। तो उसको फाइनली हमारी बॉडी से आउट करवाने का काम करता है। तो एक्सक्रीशन का क्या मतलब हो गया, एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, या फिर हम यूं कहें कि जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का जो काम है, जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्स ये एक्सक्रीशन कौन करवा रहा है, इंपॉर्टेंटली हमारा रीनल सिस्टम करता है। ठीक है। उसके अलावा भी हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, वो कहाँ कहाँ से होता है तो वो हम देखें। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो है हमारी स्किन। स्किन से एक्सक्रीशन होता है हमारा स्वेट के रूप में। ठीक है। जो पसीना आता है हमें, उसके द्वारा भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट हम बात करें लंग्स। लंग्स के द्वारा भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होता है। और किन का एक्सक्रीशन होता है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं गैसेज का एक्सक्रीशन, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल गैसेज हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इसका एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, हमारे लंग्स से। उसके अलावा हम बात करें हमारा लीवर। लीवर भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन करवाने में हमारी मदद करता है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं जो रीनल सिस्टम के साथ साथ एक्सक्रीशन करवाने में हमारी बॉडी से मदद करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें कि रीनल सिस्टम में हम क्या क्या ऑर्गन्स को हम इन्वॉल्व करते हैं, कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स आते हैं, किन किन ऑर्गन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रीनल सिस्टम में बात करें तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं किडनी के बारे में। सेकंड हम इसमें पढ़ने वाले हैं यूरेटर्स के बारे में। नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर। देन हम डिस्कस करेंगे इसमें यूरेथ्रा। तो ये चार ऑर्गन हैं जो हमारे रीनल सिस्टम में इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं। फर्स्ट है किडनी, सेकंड यूरेटर, थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। अब कितने कितने होते हैं, तो किडनी हमारी बॉडी में दो होती है। दोनों किडनी से एक एक करके यूरेटर्स निकलते हैं, तो दो हमारे पास यूरेटर्स होते हैं। उन यूरेटर्स, दोनों यूरेटर्स एक ओपन होते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, जहां पे यूरिन का स्टोरेज होता है। देन हम बात करें यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा की जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, वो भी हमारे पास एक होते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा में। तो किडनी क्या है, इसकी जो हम
डिस्कस करेंगे अभी फर्दर में कि क्या काम करती है, कैसे काम करती है। इसकी बेसिकली एनाटॉमी क्या होगी, फिजियोलॉजी क्या होगी, ठीक है। ऐसे ही हम इन बाकी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनका साइज क्या है, शेप क्या है, इनका कलर कैसा होता है, कहाँ पे सिचुएशन होती है, वर्क कैसे करती है, काम क्या क्या काम करते हैं। देन फिर हम फाइनली जब इनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ चुके होंगे, देन हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे हमारे इनके डिजीज कोर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट ऑर्गन, किडनी के पास, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बताया किडनी क्या है, इसका जो नंबर्स है वो हमारे पास दो होते हैं, एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है, ठीक है। देन हम बात करें कि ये सिचुएशन कहाँ पे होती है, ये सिचुएटेड कहाँ पे होती है हमारी बॉडी में, कहाँ पे पाई जाती है, कौन से रीजन में पाई जाती है। तो जो किडनी है वो हमारी बॉडी में फ्लैंक रीजन में सिचुएटेड होती है, ठीक है, फ्लैंक रीजन। नेक्स्ट हम बात करें कि कहाँ पे पाई जाती है, एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें, तो जो हमारा डायफ्राम है, उस डायफ्राम के नीचे हमारे पास पाई जाती है। और अगर थोरेसिक वर्टिब्रा से हम इसकी लंबाई देखें या फिर थोरेसिक वर्टिब्रा के रिलेशन में हम देखें कि किडनी कहाँ पे पाई जाती है, तो वो पाई जाती है T12 से L3। जो थोरेसिक 12 वर्टिब्रा है और जो हमारा लंबर थर्ड है, तो थोरेसिक 12 से स्टार्ट होकर लंबर थर्ड तक हमारी किडनी पाई जाती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करें कि किडनी का जो शेप है वो कैसा होता है। तो जो किडनी का शेप है वो हमारे पास बीन शेप का होता है, बीन शेप। जैसे जैसे हमारे पास जो बीन, जो बीज होते हैं, ठीक है, उसके आकार का हमारे पास ऐसा इसका शेप होता है। अगर हम इसके कलर की बात करें, तो इसका कलर होता है हमारे पास रेडिश ब्राउन, ठीक है। रेडिश मतलब रेड कलर का, ब्राउन मतलब हल्का भूरा। तो दोनों का जो मिक्स है, हल्का भूरा कलर हम इसको बोल सकते हैं। तो वैसा कलर हमारी किडनी का पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं किडनी के साइज के बारे में। किडनी का जो साइज है वो होता है, मेल्स में कुछ अलग होता है, एंड अगर फीमेल्स की बात करें तो वहां पे किडनी का साइज कुछ अलग होता है। क्या क्या होता है, तो हम बात करें कि इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी विड्थ क्या होती है, एंड इसकी थिकनेस क्या होती है, ठीक है। तो मेल्स में क्या है, लेंथ इसकी होती है 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 7 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस होती है 3। फीमेल्स में ज्यादा फर्क नहीं है। लेंथ हमारे पास 11 सेंटीमीटर, विड्थ हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर, एंड जो थिकनेस होती है वो होती है 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया किडनी के साइज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें कि किडनी क्या है। किडनी हमारा एक रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन, क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। मतलब जो पेरिटोनियल कैविटी है हमारी बॉडी में, जिसमें हमारे जो जीआईटी ऑर्गन्स, लीवर है, स्टोमक है, गोल ब्लैडर है, इंटेस्टीन है, वो सिचुएटेड होते हैं। तो उस पेरिटोनियल कैविटी के आउटसाइड, या फिर हम यूं कहें उस पेरिटोनियल कैविटी के रिट्रो मतलब बैक साइड में हमारी किडनी सिचुएशन होती है। तो जो पेरिटोनियल कैविटी है वो हमारी किडनी को कवर नहीं करती है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया है रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। मतलब पेरिटोनियल कैविटी के बैक साइड में हमारी किडनी सिचुएटेड होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसके साइज के बारे में और रिट्रो। तो हम इसकी बात करते हैं इसके डेवलपमेंट के बारे में। किडनी का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, कब होता है, कहाँ पे होता है, कितने दिन पे होता है, वो सब बात करें। तो जो किडनी का डेवलपमेंट है वो सबसे पहले तो हमारे पास जो सैक्रल रीजन है उसमें होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि किससे होता है, तो जो हमारी जर्म्स लेयर होती है, उस जर्म लेयर में जो मीजोडर्म है, उस मीजोडर्म जर्म जो लेयर है उससे हमारी किडनी का डेवलपमेंट होता है। 3 जर्म लेयर होती है हमारे पास, एंडोडर्म,
मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये तीनों क्या है? जर्म लेयर। जर्म लेयर एक ऐसी लेयर जो मॉडिफिकेशन कर सकती है, अपने आप को किसी भी चीज में डेवलप कर सकती है, वो हमारी जर्म लेयर होती है। इसी जर्म लेयर से क्या है, हमारे पास हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट होता है। इन जर्म लेयर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एंडोडर्म जो सबसे अंदर पाई जाती है, मेसोडर्म जो बीच में, और जो एक्टोडर्म जो सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है। ठीक है। तो इन तीनों लेयर्स मिलके ही हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट करवाने में मदद करते हैं। तो जो हमारी किडनी है वो किससे डेवलप होती है? मेसोडर्म। कब डेवलप होती है? तो जो किडनी है वो हमारी 12th वीक पे डेवलप हो जाती है। ठीक है। 12 वीक पे हमारी जो किडनी है वो डेवलप हो जाती है, और इसी टाइम पे हम जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो भी हम कर सकते हैं किसी भी फीटस का। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है और जो किडनी का डेवलपमेंट है वो दोनों हमारा 12 वीक पे कंप्लीट हो जाता है। अब 12 वीक पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये स्टार्ट कब से होता है? तो जो स्टार्ट होता है हमारा, वो होता है 21 से 22 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद 21वां और जो 22वां दिन है, वहां से हमारी किडनी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और कहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है? 12th वीक पे आके किडनी हमारी कंप्लीट रूप से डेवलप हो जाती है। यहाँ तक आने के बाद किडनी अपना फंक्शन स्टार्ट कर देती है, बट जो इसका मैच्योरेशन है, जो किडनी का मैच्योरेशन होता है वो होता है एट द एज ऑफ 2 इयर्स। मतलब जन्म के 2 साल बाद, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, तो वहां पे आके हमारे किडनी का मैच्योरेशन होता है। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट जो ईयर होती है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बनता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है। एंड जो सेकेंड ईयर है उसमें होता है इसका एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन। अब इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है? तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब है कि किडनी डेवलप हो चुकी है, बच्चे ने जन्म ले भी लिया है, नियोनेट हो गया है। अब वो अपना जो यूरिन पास आउट करता है वो पास आउट करता है डाइल्यूएंट फॉर्म। ठीक है। जो नियोनेट होता है उसका जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड ना होके डाइल्यूट फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में जो बेबी है उसका वेट रिड्यूस होता है। ठीक है। पैदा होने के बाद जो फर्स्ट वीक है उसमें बेबी का जो वेट है वो रिड्यूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि मोर डाइल्यूएंट यूरिन पास आउट करने की वजह से उसका जो यूरिन, सॉरी, जो उसका जो वेट है वो रिड्यूस होता है। तो जो ये डाइल्यूएंट पास कर रहा है, जो डाइल्यूटेड यूरिन पास कर रहा है, इसका कंसंट्रेशन होना कब होता है? जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा, तब जाके बच्चे में जो यूरिन है उसकी कंसंट्रेशन एक एडल्ट के रूप में हो जाएगी। सेकंड चीज, जब बच्चा 2 साल का होगा तो उसमें जो यूरिन है उसमें एसिडिफिकेशन होगा। मतलब पहले 2 साल से पहले का अगर हम यूरिन टेस्ट करवाएं बच्चे का, तो उसमें हमें एसिड की अमाउंट कम मिलेगी। ठीक है। एल्कली नेचर का होगा। बट धीरे धीरे जब उसकी एज बढ़ती है, बच्चा 2 इयर्स पे आता है, उसके बाद हम यूरिन अगर चेक करवाएं तो वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर। जैसा हम नॉर्मल एडल्ट का होता है कि यूरिन कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। तो ये हो गया किडनी का डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ? स्टार्ट होता है 21 से 22वें दिन पे, एंड होता है 12th वीक पे, और जो इसका मैच्योरेशन होता है वो होता है 2 इयर्स ऑफ एज पे जाके। नेक्स्ट हम बात करें किडनी के बारे में। किडनी है वो हमारी जो कार्डियक आउटपुट है उसका लगभग 20 से 25% ब्लड किडनी अकेले रिसीव करती है। जो किडनी है वो हमारे कार्डियक आउटपुट का लगभग 20 से 25% जो ब्लड है उसको रिसीव करती है अपने नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। किडनी है, कोई भी ऑर्गन है, उसमें सेल्स पाई जाती हैं, टिश्यू पाए जाते हैं, उनको काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है।
तो जो किडनी है वो हमारा कितना ब्लड रिसीव करती है कार्डियक आउटपुट का, 20 से 25%। नेक्स्ट हम बात करें कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट कौन रिसीव करता है, तो वो ऑर्गन है हमारा लीवर, जो कितना कार्डियक आउटपुट रिसीव करता है, लगभग 30% कार्डियक आउटपुट को अकेले लीवर कंज्यूम करता है, क्योंकि जो बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म ऑर्गन है हमारा, वो हमारा लीवर है। बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होना है वो हमारे लीवर में होता है। तो मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी बॉडी है, हमारी जो मशीन है, उसको काम करने के लिए, इंजन जो है उसको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उसको ब्लड से मिलेगी, क्योंकि ब्लड में सबसे ज्यादा हमारे पास न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं। हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म है, वो हमारे सब कहाँ पे आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ब्लड में। तो सबसे ज्यादा जो ब्लड रिसीव करता है वो है हमारा लीवर। तो ये हो गया हमारे पास किडनी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है कि किडनी कितनी होती है, उनके नंबर्स क्या है, उनका साइज क्या है, शेप क्या है, उनका कलर क्या है, कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, और वो कितना कार्डियक आउटपुट रिसीव। हम डिस्कस करते हैं हमारी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में, कि किडनी में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो एक एक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास रीनल कैप्सूल। ठीक है, पहले हम थ्योरेटिकल देखते हैं, फिर बाद में हम इसका डायग्राम बना के देखेंगे। तो रीनल कैप्सूल क्या है, ये हमारे पास फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है। सबसे पहले कि किससे मिलके बना हुआ होता है रीनल कैप्सूल, तो रीनल कैप्सूल मिलके बना हुआ होता है फाइब्रस टिश्यू का। फाइब्रस टिश्यू का जहाँ पे भी नाम आ जाए, वो मतलब हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो रीनल कैप्सूल क्या काम करता है, प्रोटेक्शन काम करवाता है, हमारी किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि ये कैसा होता है, तो ये स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट होता है। रीनल कैप्सूल कैसा है, स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हो, वो है कि इसमें नर्व सप्लाई पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं कि इसमें नोच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो ये हो गया सबसे फर्स्ट हमारे पास रीनल कैप्सूल के बारे में 4 पॉइंट्स। फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट होता है, एंड नर्व सप्लाई पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं नोच रिसेप्टर। नेक्स्ट हम इसमें बात करें एडिपोज टिश्यूज के बारे में। सेकेंड स्ट्रक्चर एडिपोज टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं पेरीरीनल फैट के नाम से भी जानते हैं, पेरीरीनल फैट। ठीक है, अब जैसा इसका नाम है एडिपोज टिश्यू, फैट है, तो किससे मिलके बना हुआ होता है, फैटी टिश्यूज, या फिर हम यूं कहें कि एडिपोज टिश्यूज का ये बना हुआ होता है। ठीक है, क्या काम करता है, तो किडनी की जो प्रोटेक्शन है उसमें ये मदद करता है, हेल्प इन प्रोटेक्शन। नेक्स्ट काम क्या करता है, तो नेक्स्ट काम ये करता है कि होल्ड द किडनी इन नॉर्मल पोजीशन। किडनी जो है उसकी जो नॉर्मल पोजीशन है उसको होल्ड रखने में मदद करता है हमारा क्या, एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में, तो थर्ड स्ट्रक्चर होती है रीनल फेसिया। ठीक है, रीनल फेसिया ये किसकी बनी हुई होती है, तो रीनल फेसिया बनी हुई होती है हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्शन में प्रोवाइड करवाती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है किडनी की, किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने में मदद करती है, और जो किडनी है उसको अपनी होल्ड दे किडनी इन नॉर्मल पोजीशन, जो किडनी की नॉर्मल पोजीशन है उसमें होल्ड रखने में मदद करती है रीनल फेसिया। इस रीनल फेसिया को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, और उसको हम बोलते हैं
फेसिया ऑफ जीरोटा। ये रीनल फेसिया का सेकेंडरी नाम है। क्या है? फेसिया ऑफ जीरोटा। फेसिया ऑफ जीरोटा के भी हम बात करें कि क्या फंक्शंस होते हैं, तो जो रीनल की जो प्रोटेक्शन है उसमें मदद करती है, हेल्प करती है। किडनी की जो नॉर्मल पोजीशन है उसको होल्ड रखने में भी मदद करती है। नेक्स्ट के बाद हम स्ट्रक्चर में और चलें, कंटिन्यू करें। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ स्ट्रक्चर के बारे में, तो फोर्थ स्ट्रक्चर होती है हमारी रीनल कोर्टेक्स। रीनल कोर्टेक्स क्या है, कहां से कहां तक पाई जाती है? तो जो रीनल कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल, वहां से लेके जो रीनल मेडुला है, हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो उन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं रीनल कोर्टेक्स। कहाँ पे पाई जाती है? रीनल कैप्सूल और रीनल मेडुला के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं रीनल कोर्टेक्स। कैसी होती है? तो रीनल जो कोर्टेक्स होता है वो हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्या पाया जाता है? तो इसमें हमारे पास पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स, या हम यूं कहें कि जो ग्लोमेरुलर पार्ट है, ग्लोमेरुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन है, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है, उसका जो ग्लोमेरुलस होता है, जो उसका बोमन्स कैप्सूल होता है, वो पाया जाता है हमारे रीनल कोर्टेक्स में। नेक्स्ट हम बात करें जो रीनल कोर्टेक्स है वो क्या काम करता है। रीनल कोर्टेक्स के जो कोर्टिकल टिश्यूज होते हैं वो मेडुला में इन्वेड करते हैं, मेडुला के अंदर घुसते हैं और वहां पे एक पिरामिड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास रीनल कोर्टेक्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेडुला। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो है हमारी रीनल मेडुला। तो मेडुला कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? तो मेडुला की हम बात करें कि जो कोर्टेक्स है वहां से लेके माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो होती है हमारी रीनल मेडुला। क्या स्ट्रक्चर होती है इसमें? तो अभी जैसे हमने बात की कि जो रीनल कोर्टेक्स है उसके जो कोर्टिकल टिश्यू है वो रीनल मेडुला में इन्वेड करके एक पिरामिड्स की शेप की स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड। क्लियर है? अब जो रीनल पिरामिड्स है वो हमारे पास जैसे स्ट्रक्चर है कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर की होती है। इसमें दो एरिया है, ये हमारे पास बेस एंड ये होता है इसका अपेक्स पार्ट। तो ये रीनल पिरामिड की स्ट्रक्चर होगी कि ऊपर बेस है, नीचे अपेक्स पार्ट। नेक्स्ट रीनल पिरामिड के बारे में हम और डिस्कस करें, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसको हम बोल सकते हैं कि रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं। मेडुला वाली हम बात कर चुके हैं कि मेडुला के अंदर ही ये सारी चीजें पाई जा रही है। ठीक है, अब रीनल पिरामिड्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो रीनल पिरामिड में जो अपेक्स वाला एरिया है वहां पे जो एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पैपिल। तो पैपिला क्या है, किसको हम पैपिला नाम बोल रहे हैं? तो जो रीनल पिरामिड है उसका जो अपेक्स पार्ट है उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? पैपिला। कितने पैपिला होते हैं, कितने रीनल पिरामिड्स होते हैं? इन दोनों की संख्या हमारे पास सेम होगी, 6 से 12 होते हैं। रीनल पैपिला भी कितने होते हैं? 6 से 12, क्योंकि जितने पिरामिड्स उतने ही उतने अपेक्स पार्ट। तो 6 से 12 हमारे पास रीनल पिरामिड्स होते हैं और इतने ही हमारे पास रीनल पैपिला होते हैं। अब ये जो रीनल पैपिला है ये आगे ओपन होते हैं एक डक्ट में, जिसको हम नाम देते हैं पैपिलरी डक्ट। पैपिलरी डक्ट। पैपिलरी डक्ट भी कितनी होगी? 6 से 12, क्योंकि पैपिला ही आगे जाके फॉर्मेशन कर रहे हैं पैपिलरी डक्ट। अब काम क्या है कि कोर्टेक्स से जो माइनर कैलिक्स है उसके बीच की स्ट्रक्चर मेडुला है। मेडुला में हमने बात किया कि पिरामिड्स पाए जाते हैं। पिरामिड्स में नीचे अपेक्स है, ऊपर बेस वाला पार्ट है।
पैपिला पाए जा रहे हैं, पैपिलरी डक्ट पाई जा रही है। दूसरी चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है रीनल ट्यूब्यूल्स। जैसे हमने बात किया कि जो रीनल कैप्सूल है उसमें क्या सॉरी, जो रीनल कोर्टेक्स है उसमें पाया जा रहा है हमारे पास ग्लोमेरुलस। जो नेफ्रॉन है उसका बोमन्स कैप्सूल पाया जा रहा है, और जो रिमेनिंग है वो हमारा कहाँ पे पाया जाता है, रीनल मेडुला। और मेडुला में भी हम यूं कहें कि जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो रीनल पिरामिड्स हैं, उनमें हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो पैपिलरी डक्ट है वहां तक हमारा क्या हो गया है, हम पढ़ चुके हैं। जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वहां से जो यूरिन का फिल्ट्रेशन हुआ, जो यूरिन फॉर्मेशन हो चुका है, वो हमारा कहाँ तक आ गया है, पैपिलरी डक्ट तक आ गया। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चर में, पैपिलरी डक्ट के बाद ये हमारे पास स्ट्रक्चर होती है माइनर कैलिक्स। ठीक है, जो हमने बात की कि कोर्टेक्स से माइनर कैलिक्स के बीच में मेडुला पाया जाता है, तो मेडुला के बाद की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स कितने होते हैं, जो पैपिलरी डक्ट है ये जाके आगे ओपन होती है एक कैविटी नुमा स्ट्रक्चर में, जिसको हम माइनर कैलिक्स बोल रहे हैं, और इनकी संख्या भी कितनी होती है, 6 से 12। अब जो माइनर कैलिक्स हैं वो आगे जाके ओपन होते हैं एक कप शेप में, जिसको हम बोलते हैं मेजर कैलिक्स। तो हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है मेजर कैलिक्स। मतलब माइनर कैलिक्स के बाद जो बड़ा स्ट्रक्चर है उसको हम बोल रहे हैं मेजर कैलिक्स। ये कितने होते हैं, तो ये होते हैं हमारे पास 3 से 4 इन नंबर्स होते हैं। मतलब 2 से 3 जो माइनर कैलिक्स हैं वो मिलके, 2 से 3 माइनर कैलिक्स मिलके एक मेजर कैलिक्स का फॉर्मेशन, ये हो गया मेजर कैलिक्स। तो मेजर कैलिक्स के बाद हम स्टडी कर रहे हैं, नेक्स्ट हमने मेजर कैलिक्स तक पढ़ लिया, नेक्स्ट हमारी स्ट्रक्चर है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस क्या है, मेजर कैलिक्स के बाद आने वाले स्ट्रक्चर है। एक हमारे पास कैविटी है, या फिर हम यूं कहें कि इसकी शेप कैसी होती है, फनल शेप। ठीक है, फनल मतलब जो हमारा कीप होता है उस कीप के आकार की ये रीनल पेल्विस नामक एक स्ट्रक्चर है, कैविटी है, जहां पे हमारे जो मेजर कैलिक्स है वो आके ओपन होते हैं। तो ये हमारा रीनल पेल्विस के बारे में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम कंटिन्यू करें रीनल पेल्विस के बाद, तो नेक्स्ट हमारी स्ट्रक्चर आती है इसमें रीनल हाइलम। रीनल हाइलम क्या है, तो जो हमारी किडनी है उसका जो मीडियल बॉर्डर है, ये हमने किडनी की स्ट्रक्चर बनाई, तो ये हमारा जो मीडियल बॉर्डर है इसका, इस डिप्रेस्ड कैविटी को हम नाम देते हैं रीनल हाइलम। जहां से किडनी के अंदर स्ट्रक्चर्स अंदर आती हैं, प्रवेश करती हैं, एंटर करती हैं, एंड किडनी को लीव करती है। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स है, जैसे यूरेटर है जो किडनी से बाहर की तरफ निकलता है। नेक्स्ट हम बात करें ब्लड वेसल्स है, जो किडनी के अंदर आती भी है और किडनी से बाहर निकलती भी है। जो आर्टरीज है वो आएंगी, जो वेन्स है वो बाहर निकलेंगी। नेक्स्ट हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसमें जो हमारी नर्व्स है, तो ये क्या है, जो स्ट्रक्चर्स जो भी किडनी के अंदर आ रही हैं और जो किडनी से बाहर निकल रही हैं, तो उनका जो एंट्रेंस है वो एक डिप्रेस्ड एरिया है, उसी को हम नाम देते हैं रीनल हाइलम। एंड लास्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास रीनल साइनस। जो किडनी की स्ट्रक्चर्स हम पढ़ रहे हैं, पिछले काफी पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं, उसमें सबसे लास्ट हमारे पास बचा है रीनल साइनस। तो रीनल साइनस क्या है, एक ऐसा स्पेस है किडनी के अंदर ही जो इन सब जो स्ट्रक्चर्स किडनी के अंदर एंटर कर रही हैं उनको स्प्रेड होने के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाता है। किडनी में एंटर तो हो गई है, पर एंटर होने के बाद कहाँ से होके निकलती है, तो वो स्पेस हमारे पास रीनल साइनस है। मतलब हाइलम के जस्ट पास में हमारे पास रीनल साइनस पाया जाता है, जहां से हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो आगे की तरफ स्प्रेड होती है। ठीक है, उसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो फैलती हैं, और जो नर्व है वो हमारी किडनी में पूरी फैलती है। तो जो एक स्पेस है जो इन सब स्ट्रक्चर्स को किडनी के अंदर फैलने के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाता है, वही हमारा क्या है, रीनल
साइनस। तो ये पॉइंट हो गए हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में। रिलेटेड ही हम दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नेफ्रोटोसिस। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेफ्रोटोसिस। जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है उनसे रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स हैं। तो नेफ्रोटोसिस क्या होता है? इसका हम दूसरा नाम देते हैं फ्लोटिंग किडनी। फ्लोटिंग किडनी मतलब जो किडनी है वो हवा में तैर रही है, घूमती है। तो क्या होता है जब हमारी किडनी के रीनल, फेसिया एंड एडिपोज टिश्यू लॉस हो जाते हैं, लॉस ऑफ रीनल फेसिया एंड एडिपोज टिश्यू, तब क्या होता है, ये दोनों काम क्या करते थे? काम करते हैं होल्ड द किडनी इन नॉर्मल पोजीशन। दोनों चीजें काम क्या करती है हमने स्ट्रक्चर में भी पढ़ी है कि किडनी की जो नॉर्मल पोजीशन है उसको होल्ड करके रखने का काम करती है रीनल फेसिया और एडिपोज टिश्यू। जब इन दोनों का ही लॉस हो जाएगा तो किडनी अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेगी, वो अपने नॉर्मल स्पेस से हट जाएगी। तो इसी इसी को हम नाम देते हैं फ्लोटिंग किडनी या फिर नेफ्रोप्टोसिस। नेफ्रोप्टोसिस के बाद सेकेंड हम एक चीज के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारा यूरोथीलियम। यूरोथीलियम मतलब किडनी के अंदर पाया जाने वाला एपिथीलियम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कौन सा एक स्पेशल एपिथीलियम पाया जाता है। तो उसका नाम है हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथीलियम। एपिथीलियम क्या है? हमारे पास टिश्यूज है। उन टिश्यूज में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। होता क्या है, काम क्या करता है? तो ये हमारे पास एक स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है। क्या काम है, क्या इसकी स्पेशल क्वालिटी है? तो इसकी स्पेशल क्वालिटी है स्ट्रेच। ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू है ये स्ट्रेच करता है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ये स्ट्रेच करता है। अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये, उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे कि जो यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा, या फिर हम यूं कहें कि इनिशियल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। क्या काम करता है? वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेच होता है। अगर हम ज्यादा यूरिन आता है यूरिनरी ब्लैडर में तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, फैल जाएगा, अपनी शेप एंड साइज को ये चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेच, शेप एंड साइज। ठीक है, कि अगर ज्यादा यूरिन आता है यूरिनरी ब्लैडर में तो वो डायलेट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर, इसके जो टिश्यूज हैं वो डायलेट हो जाते हैं, ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं और ज्यादा मात्रा में हम यूरिन को स्टोर कर पाते हैं। जैसे ही हम यूरिन पास आउट कर देते हैं वापस से वो अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। जैसे हमारा इलास्टिक होता है, जो रबर होता है, उसको हम खींचते हैं, वो बढ़ जाता है, वापस से छोड़ते हैं, वापस से अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। तो ये टिश्यू पाया जाता है हमारे पास यूरोथीलियम या फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जैसे नॉर्मल हम बात करें कि ये एक टिश्यू है जो 5 सेंटीमीटर का है और इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर। बट जब इसमें वॉल्यूम बढ़ता है, ज्यादा होता है, तो ये अपनी साइज 10 सेंटीमीटर कर लेगा एंड जो इसकी हाइट है वो इसकी और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है, लेंथ है, वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर। समझ गए? एपिथेलियम शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेचेबिलिटी दिखाता है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड इनिशियल पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा। कोई एक टिश्यू है जिसकी शेप एंड साइज ये है, जब वो स्ट्रेच करेगा तो अपनी शेप एंड साइज ये बना लेगा। उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी और जो उसकी चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चर के बाद सर्कुलेशन ऑफ किडनी।
कि किडनी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसे होता है, कौन कौन सी आर्टरीज इसको सप्लाई करती है। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस पहले भी एक बार कर चुके हैं कि लगभग 20 से 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट हमारी किडनी रिसीव करती है। जो कार्डियक आउटपुट आता है हमारा पर मिनट, उसका लगभग 20 से 25% जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो हमारी किडनीज रिसीव करती है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि कहाँ से इसका सर्कुलेशन आता है। तो कोई भी जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज हैं, सबको जो सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन हम पढ़ते हैं ब्लड में, तो वहां पे क्या है, एरोटा। ठीक है। अयोटा जो है वो हमारी बॉडी के जो भी टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, वहां तक ब्लड लेके जाता है, वो फिर आगे फर्दर डिवाइड होता है। तो अयोटा जो है वहां से हमारे किडनी को भी ब्लड सप्लाई मिलती है। अब इसमें अयोटा में कौन से पार्ट से मिलती है, फिर वो कैसे डिवाइड होता है, ये हमारा अयोटा का स्ट्रक्चर है। असेंडिंग अयोटा है, आर्च ऑफ अयोटा है, डिसेंडिंग अयोटा है। नेक्स्ट इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एब्डोमिनल अयोटा में। एब्डोमिनल अयोटा, यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो एब्डोमिनल अयोटा से हमारे पास आर्टरी निकलती है जिसका नाम है रीनल आर्टरी। तो ब्लड सप्लाई हम पढ़ रहे हैं, सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, तो सर्कुलेशन में सबसे पहली चीज तो हमने देख ली कि अयोटा से हमारी पूरी पूरी बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनको सप्लाई मिलती है। अब किडनी को कौन से वाले अयोटा से मिलती है, तो किडनी को जो एब्डोमिनल अयोटा है वहां से एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम है रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी क्या है, हमारी किडनी के अंदर एंटर करती है। फिर उसके बाद रीनल आर्टरी एंटर करने के बाद ये डिवाइड होती है सेगमेंट्स में। तो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, जो किडनी के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं तो उनको सप्लाई करने का काम करती है, जिसको हम नाम देते हैं सेगमेंटल आर्टरी। नेक्स्ट उसके बाद सेगमेंटल आर्टरी जो है वो लोब्स में एंटर कर जाती है। किडनी के अंदर जो लोब्स पाई जाती है, टोटल किडनी में हमारे पास 5 लोब्स पाई जाती है, तो उन लोब्स को सप्लाई करने वाली इंटर लोबर आर्टरी। क्लियर है। फर्स्ट एब्डोमिनल अयोटा, रीनल आर्टरी, उसकी ब्रांच रीनल आर्टरी, फिर आगे फर्दर डिवाइड होती है सेगमेंटल आर्टरीज में, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स में जाके किडनी को सप्लाई करना होता है। फिर जो सेगमेंटल आर्टरी है वो भी डिवाइड हो जाती है इंटरलोबर आर्टरी में। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि किडनी में हमारे पास टोटल 5 लोब्स पाई जाती हैं, तो उन 5 लोब्स को अलग अलग ब्रांच जाके सप्लाई करती है, उसको हम नाम देते हैं इंटरलोबर आर्टरी। देन क्या होता है, जो इंटरलोबर आर्टरी है वो आगे आगे घूमती है, उसी को हम नाम देते हैं आर्कुएट आर्टरी। अभी हम इसको डायग्रामेटिक भी समझ लेंगे। इंटरलोबर आर्टरी जो आगे फर्दर जो इसकी ब्रांच बनाती है वो है हमारे पास आर्कुएट आर्टरी। आर्कुएट आर्टरी आगे जाके ब्रांच बनाती है इंटरलोब्युलर आर्टरी। इंटरलोब्युलर आर्टरी, जो आर्कुएट आर्टरी है वो आगे जाके फर्दर डिवाइड होती है, आगे अलग ब्रांच बनाती है जिसका नाम है इंटरलोब्युलर आर्टरी। इंटरलोब्युलर आर्टरी फिर हमारे नेफ्रॉन्स में एंटर करती है जिसका नाम होता है एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी, देन उसके बाद ये हमारे ग्लोमेरुलस में पहुंच जाती है सॉरी, ग्लोमेरुलस में पहुंच जाती है जिसका हम नाम दे देते हैं ग्लोमेरुलर आर्टरी। ग्लोमेरुलर आर्टरी। देन ग्लोमेरुलस से जब आर्टरी बाहर निकलती है तो उसको हम नाम देते हैं एफरेंट वेसल्स। एफरेंट वेसल्स, या फिर यहाँ पे हम ब्लड सप्लाई आर्टीरियल सप्लाई पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं एफरेंट आर्टरीज। वेसल्स में हमारे पास दोनों चीजें आ जाती हैं, आर्टरीज एंड वेन। तो यहाँ पे हमारे पास एफरेंट आर्टरी जो एंटर करती हैं ग्लोमेरुलस में, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लोमेरुलर आर्टरी में। देन ग्लोमेरुलर आर्टरी जब बाहर निकलती है तो उसका नाम होता है इफरेंट आर्टरीज। देन इफरेंट आर्टरीज के बाद नेक्स्ट हम बात करें
तो जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके चारों तरफ ये बहुत माइनर स्ट्रक्चर्स में फैल जाती हैं, जिनको हम नाम दे देते हैं पेरिट्यूबुलर पेरिट्यूबुलर आर्टरी। तो ये हमारी क्या है, रीनल की ब्लड सप्लाई है। कौन सी ब्लड सप्लाई है? आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। क्या क्या पार्ट हमने डिस्कस किया आर्टीरियल सप्लाई में? एब्डोमिनल अयोटा, एब्डोमिनल अयोटा की ब्रांच होती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ही आगे जाके नाम बनाती है, या फिर हम यूं कहें कि रीनल आर्टरी आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है सेगमेंटल आर्टरी में। सेगमेंटल आर्टरी लोब्स में एंटर करती है तो उसका नाम इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी फिर आगे जाके जब कर्व बनाती है उसको हम नाम देते हैं आर्कुएट आर्टरी। वो आगे जाके इंटरलोबुलर, देन एफरेंट, ग्लोमेरुलर, इफ्रेंट एंड पेरिट्यूबुलर आर्टरी। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके एक बार डायग्राम के रूप में देख लेते हैं कि इसका जो किडनी का सर्कुलेशन है वो कैसे होता है। ये हमारे पास अयोटा है। कौन सा अयोटा है? एब्डोमिनल अयोटा है। यहां से हमारे पास ब्रांच आती है जो हाइलम से एंटर करती है, जिसका नाम हम देते हैं रीनल आर्टरी। और ये अयोटा कौन सा है? ये है हमारे पास एब्डोमिनल अयोटा, एब्डोमिनल अयोटा। रीनल आर्टरी आ गई किडनी के अंदर एंटर कर गई, उसके बाद ये डिवाइड होती है जिसको हमने नाम दिया था सेगमेंटल आर्टरी। ये किडनी के अलग अलग सेगमेंट्स में चली जाती है जिसको हम नाम दे रहे हैं सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी आगे जाके लोब्स में एंटर करती है। यहाँ पे मैं लोब्स बना देता हूँ। जैसे ये हमारी क्या है, किडनी की कुछ जो हमने बात की कि किडनी में टोटल 5 लोब्स होती है, तो ये हमारी क्या है, लोब्स। तो ये क्या है, लोब्स में एंटर कर रही है, इसको हम नाम दे रहे हैं इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी। ये हमारी क्या है, सेगमेंटल आर्टरी। देन इंटरलोबर आर्टरी जब आगे मेडुला वाला हिस्सा क्रॉस कर लेती है तो उसके बाद वो जब कर्व बनाती है उसको हम नाम देते हैं आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी। ये आर्कुएट आर्टरी आगे फर्दर डिवाइड होती है जिसको हम नाम देते हैं इंटरलोबुलर आर्टरी। देन ये एंटर करती है हमारे नेफ्रॉन्स में, जिसको हमने नाम बताया था कि ग्लोमेरुलर आर्टरी, जो ग्लोमेरुलस है उसमें एंटर करेगी। ये हमारा नेफ्रॉन है। तो यहाँ पे ये जो आर्टरी आ रही है जिसको हम नाम देंगे एफरेंट आर्टरी, जब ग्लोमेरुलस में रहेगी तो ग्लोमेरुलर आर्टरी, और जब बाहर निकलती है तो उसको हम नाम देते हैं इफरेंट आर्टरी। उसके बाद ये जो ट्यूब्यूल्स है हमारी रीनल की, जो नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको जो सप्लाई करने के लिए बहुत बारीक बारीक स्ट्रक्चर्स में फैल जाती हैं, जिनको हम नाम देते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज या फिर आर्टरी। ठीक है, कैपिलरीज इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो आर्टरीज है उनकी जो माइन्यूट स्ट्रक्चर होती है उनको हम कैपिलरीज का नाम दे देते हैं। तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में आके डिवाइड हो गई है। अब पेरी कैपिलरी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, इन्हीं को हम दूसरा नाम देते हैं वैसा रेक्टा। ठीक है, तो वैसा रेक्टा क्या है, अगर हमारे पास जो ट्यूब्यूल्स है वो उनकी साइज लार्ज है, बड़ी है, तो उसको हम नाम देते हैं वैसा रेक्टा कैपिलरीज। और अगर उनका साइज जो है वो स्मॉल है ट्यूब्यूल्स का, तो उसको हम नाम देते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के नाम से। तो ये हो गया आर्टीरियल सप्लाई। अब हम इसके बात करें कि वीनस ड्रेनेज कैसे होता है, तो वीनस ड्रेनेज बिल्कुल इजी है। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और वापस घूम के इधर आना है। नाम सेम रहेंगे, वेन्स लगाते जाना है। वैसा रेक्टा और जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है वहां से वीनस ड्रेनेज हुआ। फिर उसके बाद जाता है हमारे पास
इंटरलोबर वेन से आर्क्यूएट वेन से इंटरलोबर वेन, फिर हमारे पास सेगमेंटल वेन, देन रीनल वेन, और वो फिर जाके फाइनली ड्रेन होता है हमारी आईवीसी में। जो इंफीरियर वेना केवा आ रही है उसके अंदर जाके हमारा जो वीनस ड्रेनेज है रीनल का, किडनी का, वो फाइनली ड्रेन हो जाता है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारे रीनल के बारे में, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है उसकी बेसिक एनाटॉमी के बारे में कि उसका साइज, शेप, कलर, उसके अंदर की क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, और उसके ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं हमारी किडनी के एनाटॉमी के बारे में। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।